और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड बीजेपी में बगावत की खबर के साथ। दरअसल यूपी के बाद उत्तराखंड में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। धामी कैबिनेट में शामिल रहे हरक सिंह आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उनकी बगावत का अंदेशा लगते ही बीजेपी ने रविवार की रात ही उनको बर्खास्त कर दिया। आज 2 से 3 और विधायक हरक सिंह के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। पहाड़ी सूबे में बीजेपी को झटका। हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाएंगे। 2-3 और विधायक छोड़ेंगे बीजेपी। कई दिनों से जिस बात की अटकलें थी वो आखिर सच साबित हुई। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के एक अहम चेहरे हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। बीजेपी को उनके बागी तेवरों का एहसास पहले से था, इसलिए रविवार की रात ही उनको पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए हरक सिंह एक बार फिर कांग्रेस में जा रहे हैं और इस तरह से उनकी सियासत का एक चक्र आज पूरा हो रहा है। हालांकि आज तक से बातचीत में रावत ने कहा कि उनको निलंबन के बारे में खबर नहीं है। रास्ते भर में सोशल मीडिया को देख रहा था कि सोशल मीडिया के लोगों ने चला दिया कि मैं दिल्ली कांग्रेस में कब ज्वाइन कर सकता हूं, जबकि मेरी अभी किसी से कोई बात भी नहीं हुई थी इस संबंध में। खबरें तो ये थी कि आप कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में थे, मिल रहे थे, कैबिनेट की बैठक में भी आज आप नहीं गए। किसी से नहीं मिला, कांग्रेस से किसी नेता से नहीं मिला हूँ। कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं आप हरक सिंह जी? है जी, कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में नहीं जाएंगे आप? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई अभी। मैं कांग्रेस कल प्रीतम सिंह जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था मुझे और मैंने उनसे कोई इस संबंध में कोई बात भी नहीं करी उनसे। उन्होंने कहा भाई क्या मन है, मैंने कहा कि मैंने अभी कोई मन नहीं बनाया, इसलिए मैंने बात की उनसे। देखिए अब तो ये खबर आ गई है, भले ही आपको जानकारी ना हो, कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है। अब आपके पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है सर, क्या करेंगे आप? नहीं, अब हमारा रास्ता एक दरवाजा बंद होता तो 10 दरवाजे खुलते हैं। कौन सा वो दरवाजा है? क्या वो दरवाजा कांग्रेस का है? और मैं सोचता हूँ जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। केदार बाबा और बद्रीनाथ की में सिद्धली बाबा के आशीर्वाद से जो भी होगा अच्छा होगा। हरक सिंह रावत के पार्टी छोड़ने की अटकलें काफी दिनों से थी। आज तक की महामंच पंचायत में भी उनसे यही सवाल किया गया था। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ रिश्तों को बेबाकी से माना भी था। मैं सोचता हूँ कि जो कांग्रेस के हमारे साथी, क्योंकि है तो सभी हमारे साथी, मैंने पहले भी कहा एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में, ये हमारा उत्तराखंड छोटा सा एक गुलदस्ता है, छोटा सा एक बगिया है और हंसते जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन हम अपनी अपनी बातें करेंगे मंच पर। लेकिन आज उस दिन की चिंता आज से क्यों शुरू करें? हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, उत्तराखंड खुशहाल उत्तराखंड रहे, खुशी रहे। छोटी सी दुनिया है, न जाने कब चले जाएं, इसलिए सबसे हमारे संबंध बहुत व्यक्तिगत रूप से है। हरक सिंह रावत के साथ 2-3 और विधायक भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हरक सिंह उत्तराखंड की सियासत के बड़े चेहरे हैं। आज वो 12 बजे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर राज्य कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस को हरक सिंह रावत के आने से कुछ सियासी दिक्कतें भी होंगी। रावत के आने के बाद कांग्रेस में कुछ नेताओं के परिवार के सदस्य टिकट मांगेंगे। कांग्रेस में टिकट को लेकर एक परिवार एक व्यक्ति की नीति है। कई नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। हरक सिंह के आने के बाद ये मांग और बढ़ेगी। टिकट को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान है। इसीलिए सीईसी की बैठक के बाद भी लिस्ट जारी नहीं हो पाई। बहरहाल बीजेपी को तो इस पहाड़ी सूबे में झटका लगा ही है, लेकिन चुनौती अब यह है कि हरक सिंह के साथ जाने वाले विधायकों को कैसे रोका जाए। दिलीप सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बात अब यूपी की सियासत की करेंगे, क्योंकि कल यूपी में एटीएस के चीफ रहे आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थाम लिया। असीम अरुण के बहाने बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जाने वाले दंगा करवाते हैं और बीजेपी में आने वाले दंगा रुकवाते हैं। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए।
कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और कैराना मुजफ्फरनगर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी के लिए यह ऐसा सियासी मुद्दा है जो हिंदू वोट का माइलेज बढ़ाने वाला साबित होता है। 2017 के चुनाव में भी बीजेपी के लिए कैराना और मुजफ्फरनगर सबसे प्रमुख मुद्दा था और इस बार भी यूपी चुनाव में सबसे ऊपर है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी, जिन पर कई गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें अखिलेश यादव ने टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है। बीजेपी पहले ही फर्क साफ है कि अभियान के साथ ये बताती और जताती रही है कि समाजवादी पार्टी के राज में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने चुनावी तर्कश से एक तीर और दे मारा, कैराना में पलायन वाला। पिछले कुछ महीनों में कैराना में हिंदुओं की घर वापसी को बीजेपी एक बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रही है और योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि कैराना के मुद्दे पर लोगों के वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी इस बात पर हमलावर है कि समाजवादी पार्टी में दंगों के आरोपी शामिल हुए और अखिलेश ने उन्हें टिकट दिया है। समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कल्पनाशीलता है कि सदैव अपने नेतृत्व को और अच्छा करने के लिए, जिसमें दोनों चीज शामिल हैं, जो नेतृत्व है उनको मांझना और जो मेरे जैसे नए लोग हैं उनको शामिल करना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरी तरह विशेषज्ञों को, प्रोफेशनल्स को और प्रतिनिधित्व के लिए सभी समाज के लोगों को जोड़ा गया है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यद्यपि मेरी 9 साल की सेवा अभी बची हुई थी, मेरे बारे में संगठन ने एक कल्पना की, मुझे सुझाव दिया, उस सुझाव पे मैंने विचार किया। मुझे लगा कि ये सुझाव ऐसा है, कठिन रास्ता है लेकिन चलने लायक है, बहुत संतुष्टि मिलेगी, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। यूपी में एटीएस के चीफ रहे आईपीएस अधिकारी असीम अरुण सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में आज शामिल हुए। हो सकता है बीजेपी असीम अरुण को चुनावी मैदान में उतार दे। असीम अरुण से बीजेपी को कितना सियासी लाभ होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी में ज्वाइन करने के मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नामांकन से संबंधित काम के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर जा रहे थे। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन को अपना उम्मीदवार बनाया है ताकि गिरफ्तारी को सियासी मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को चुनाव में लाभ मिल सके। और दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मुद्दे को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश में है। एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से सवाल किया था कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों को वापस कराना चाहते हो। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है।
2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की कांग्रेस में शामिल होने की कयासें तेज हो गई हैं। इस बीच मेरी सहयोगी बात कर रही है, उनसे सुनिए। लेकिन मैं जिस तरह घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। देखिए, कांग्रेस सरकार प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। पहले तो इस मुद्दा ये है कि ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि आपकी कहा जा रहा था मांगे भी मानी जा रही थी, लेकिन फिर आपने टिकट की मांग कर ली। ये जो एलिगेशन निकल रहे हैं, आखिरकार सच्चाई क्या है इनमें, तथ्यों में? देखिए, अपने चेहरा छिपाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप देश को चला रहे हो, एक सोशल मीडिया पे फर्जी खबरों के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? जहां तक टिकट की बात है, प्रहलाद जोशी जी ने मुझसे कहा कि रावत जी क्या बातचीत है, तो मैंने कहा जी मैं अभी लेस्डोन गया था और जिस तरह अनुकृति ने वहाँ 5-7 हजार महिलाएं थी, उससे बिल्कुल जंगल एरिया में, और जिस तरह लोगों में उत्साह था, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बहू ने या इस लड़की ने इतना बड़ा जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है। तो मैंने कहा आप विचार कर लो। और मैंने कहा कह लें आप आज पहली बार आपने कहा है, तो मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से बातचीत करूंगा। और मैंने कहा जी मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, आप मुझे जहां जिम्मेदारी देंगे मैं वहां काम करूंगा। मैं अब उस चीज को अपने चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे कि हम विकास की बात मानी, कौन सी मान ली? हमने सेंट्रल स्कूल दिया कोटद्वार, वायदा था 2017 में हमारा। रोजगार दिया आपने उत्तराखंड के लोगों को, वायदा था उत्तराखंड के लोगों से। महंगाई कम करी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करी। अब आप कुछ भी कह दो, लेकिन मैं इस सबके बावजूद भी, घुटन भरी जिंदगी जीने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में था, क्योंकि मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुझे मैंने अपना संकल्प भी मेरा आज पूरा हो गया और उस घुटन भरी जिंदगी से मुझे निजात मिल गई। तो क्या आप कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे? अब बातचीत करूंगा। अब तो फर्जी था, लेकिन अब मैं बातचीत करूंगा और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा। और शायद कई बार जब भी, मैं हमेशा एक बात मानता हूं, बुराई में अच्छा ही ढूंढता हूं, और शायद जो भी आज हमें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए अच्छा है। शायद पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को जो ऊंचाई छूना चाहिए था, मैंने 25 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाषण दिया था कि ये राज्य के पास इतनी संभावना है, ये राज्य अगर इसको उचित नेतृत्व मिलेगा, उचित नियोजन होगा और प्राकृतिक संसाधनों का उचित विकास होगा, तो ये उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य बन सकता है। ये जा रहा है कि आज आप जो है अपने साथ 2-3 और एमएलए के साथ लेके कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं देखिए, मैं आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज इन परिस्थितियों में, क्योंकि मैं एक एमएलए किससे जानता हूं और जिनको मैं ले आ सकता हूं, जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जो मेरी बात मान सकते हैं, मैं जानता हूं कि उनको कांग्रेस में लाने के बाद भी मैंने टिकट दिलाने में उनकी मदद भी कर दी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि उनके क्षेत्रों में उनके खिलाफ भी माहौल है। तो इसलिए मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा कि जिससे कि प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार बने, एक अच्छा बहुमत की सरकार बने, जिससे कल भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ न कर पाए। और जैसे मध्य प्रदेश में क्या, राजस्थान में भी कोशिश करी, महाराष्ट्र में भी कोशिश करी, कर्नाटक में कोशिश करी, गोवा में कोशिश करी, लेकिन कई बार क्या होता है कि घमंड आ जाता है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल जो ऊंचाई छू रही थी, शायद कई बार बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती हैं, और जब घमंड होता है ना,
घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो इनका भी नहीं रहेगा। मैं आज आप बता रहा हूँ। आपने एक बड़ी चीज कही, आपने कहा कि तोड़फोड़ आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की जब पिछली बारी सरकार थी तब की गई थी, तो क्या लगता है कि कठिन रहेगी डगर आपकी कांग्रेस में फिर वापसी, क्योंकि बहुत सारा वहां पर भी एक तबका है जो आपको बार बार आपका पास याद दिलाएगा, और आपको क्या कहना है कि तब में और अब में अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो कुछ आप में चेंजेस आए आपको, आप आखिर कांग्रेस ही क्यों? इसलिए कि देखिए, उत्तराखंड के नब्ज को मैं जानता हूं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि उत्तराखंड राष्ट्र विचारधारा की पार्टी क्षेत्र है, वो या तो कांग्रेस साथ जाएंगे लोग या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकाल दिया, तो मैं कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए पूरी जी जान से लगूंगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि देखिए, इतना बड़ा निर्णय अगर ईश्वर ने करवाया है, इनसे इतनी बड़ी गलती करवाई है, तो वो कोई ऐसा नहीं, देखिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई हेतु होता है। और आज शायद इतनी बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई है, तो ये उत्तराखंड में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करने के लिए हुई है। उत्तराखंड में नौजवानों का भविष्य अच्छा बनेगा, उत्तराखंड की महिलाओं का भविष्य अच्छा बनेगा। उत्तराखंड में देखिए, मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम में हम सब नंगे। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम लोग। आज भले चाहिए अपने मुंह छिपाने के लिए कुछ भी बोलते रहे कि मैंने टिकट मांग रहा था इसलिए नहीं। कहाँ गए तुम्हारे सिद्धांत जब तुमने अभी राजनाथ सिंह जी को नहीं सेंट्रल मिनिस्टर बनाया? राजनाथ सिंह जी नहीं किया, उनका लड़का नहीं एमएलए। आपने यशपाल आर्य, संजीव आर्य को नहीं टिकट दिया। आपने मुन्ना चौहान, उनकी मिसेज को उत्तराखंड में टिकट नहीं दिया। कहाँ गए तुम्हारे सिद्धांत? और मैं मांग भी नहीं रहा था। मैंने कहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। आपने शुरू से देखा होगा मीडिया में, मैं 1 साल पहले कहा मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, मैं सच में नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव। अब वो मैंने ये कहा कि भाई जब हम पार्टी में रहते हैं तो कई बार पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, लेकिन पार्टी लड़ाएगी तो मजबूरी में लड़ूंगा। तो अगर आप अपने डिसीजन पे रिफ्लेक्ट करते हैं कांग्रेस छोड़ने का, तो उस पर क्या आपको लगता है? उस समय जब आपने छोड़ी थी पार्टी तो उस परिस्थितियां थी, उसमें छोड़ी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। और अब रोज यही सोचते रहे हमने ये किया वो किया। जो करता है ईश्वर अच्छा करता है। कांग्रेस के मेरे मित्र हैं गोदयाल जी, हरीश राव जी, मैं हमेशा आपने देखा होगा कि मैंने छोड़ने के बाद भी, देखिए हरीश राव जी उत्तराखंड के बड़े नेता हैं। देखो उनका एक बड़े भाई हैं मेरे, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। प्रीतम सिंह जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। गोदयाल मेरा छोटा भाई है, तो अच्छा है, ईश्वर अच्छा करा रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? पहले ही आपके कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं आज भी हूं। मैंने जो देखे, मैंने पार्लियामेंट ये मैं विपक्ष का नेता था 2007 से 12 में, तो देहरादून में राहुल जी आए थे। तब मैंने राहुल जी से कहा था कि राहुल जी, मुझे लोग चमचागिरी कर रहे थे जैसे करते ही हैं, तो मैं राहुल जी से कहा कि राहुल जी, मैंने मन से भाषण में कहा कि मैंने राहुल जी, मुझे पार्लियामेंट में आपका भाषण पसंद नहीं है, मुझ जैसे लाखों लोगों को आपका भाषण पसंद है। मेरा आखिरी सवाल है, लड़ेंगे चुनाव तो कहां से लड़ेंगे आप? अगर आप लड़ेंगे तो चुनाव कहां से लड़ेंगे? मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, जहां पार्टी लड़ाएगी। केदारनाथ से लड़ सकते हैं? नहीं, अब भाई ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे जब कहा था तो मैंने कहा था जहां से भी लड़ना चाहो, अगर मैं तो नहीं लड़ना चाहता हूँ, आप लड़ा। तो उस समय तक थी बात केदारनाथ की। अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अब तो नई परिस्थितियों में नए खेल खेलेंगे। नया पिच आ गया तो पूरी पिच जो है साफ नहीं आएगी, कब तक नए अपने पूरे कार्ड्स खेलेंगे? जल्दी आ जाएगी कोई, क्योंकि नॉमिनेशन लास्ट 28 तारीख को है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई 1 महीना 2 महीने लगेगा। अगले 2-3 दिन में सारा कितना ही कोयरा लगता है, तो ज्यादा 2 दिन रहता है कोयरा, धुंध तो छंटती है। तो ये थे हरक सिंह रावत हमसे बात करते हुए। कैंप पर्सन अजय सिंह ठाकुर के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली। सुप्रिया मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, वहीं हरक सिंह रावत के साथ अब से कुछ देर पहले मौजूद थी। सुप्रिया, देखिए, हरक सिंह रावत को पाला बदलने में महारत हासिल है। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, ये वो करते रहे हैं, लेकिन इस बार साफ नहीं कर रहे हैं अपने पत्ते। कांग्रेस में ही जाएंगे क्योंकि ऑप्शन की तो कमी है एक तरह से। वो भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब कांग्रेस में पहले जैसी परिस्थितियां नहीं है, मैं वापसी की सोच रहा हूं। लेकिन अभी औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, तभी अपने पत्ते खोलेंगे।
जी देखिए नेहा, जहां तक कांग्रेस पार्टी का और हरक सिंह रावत का सवाल है, तो जो हरक सिंह रावत है उन्होंने खुद ही अभी अपने आप जो है हमारे को बताया कि कैसे उनकी एक भूमिका रही थी पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में गिराई गई थी। इसके अलावा जो है राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कुछ टिप्पणियां करी थी। तो जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बहुत कठिन है डगर पढ़घट की, इतना आसान नहीं रहेगा हरक सिंह रावत का जो है पार्टी में आना। इंटरेस्टिंगली 3-4 चीजें जो अभी उन्होंने खुद ने क्लियर किया है कि वो जो एमएलए उनके साथ आना चाहते हैं वो खुद भी शायद उत्तराखंड के अंदर जो है चुनाव ना जीत पाए, क्योंकि इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। इसी के चलते हुए जिसको कहा जाए आज वो सिर्फ अपने बारे में ही जो है बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बातचीत चल रही है और जो है हरीश रावत है उन्होंने दबी जबान में, जो पिछले थोड़े दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ एक लोगों के लिए जो वो है डंडा नीचे कर सकते हैं, वो जो है उनको कांग्रेस के अंदर एंट्री करवा सकते हैं। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए भाजपा से जो नेता आने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उनके लिए एंट्री नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सियासी उठापटक उत्तराखंड में भी जारी है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना के नए मामलों की, क्योंकि देश में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा आ चुका है। कोरोना के 2,58,089 नए केस आए हैं। ये कल की तुलना में करीब 13,000 कम है। ये राहत की खबर है। हालांकि डेली संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। कल दैनिक संक्रमण दर 16.28% थी, लेकिन आज ये बढ़कर 19.65% पर पहुंच गई है। यानी कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, लेकिन मामलों की संख्या में मामूली कमी आई है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली और मुंबई कोरोना की नई लहर के शिखर से गुजर चुका है, यानी कि वहां पीक आ चुका है? क्या टेस्टिंग कम करने की वजह से कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कोरोना के नए केसेस का अपडेट आपको दिखा देते हैं। कोरोना के नए मामलों में नक्शे में भारी बदलाव हुआ है। ये राज्यों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, 18,286 डेली नए मामले। वहीं उत्तर प्रदेश में ये संख्या आप देखिए अचानक से बढ़कर 17,185 पर पहुंच गई है। ये वो दरअसल राज्य है जहां पर पहले कमी थी, उसमें उत्तर प्रदेश एक है। पश्चिम बंगाल में 14,938 मामले हैं, कर्नाटक में 34,047 मामले, 23,975 तमिलनाडु में, केरल में 18,123, महाराष्ट्र में 41,327, गुजरात में 10,150। यानी कि नक्शे में ये बदलाव देखा जा रहा है। टॉप से कुछ राज्य नीचे आए हैं तो नीचे से कुछ राज्य ऊपर की तरफ चले गए। हालांकि महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर बना हुआ है 34,047 नए मामलों के साथ। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, दिल्ली में केसेस घटे हैं। एक बार फिर से आपको भारत में 23 जनवरी की स्थिति दिखा देते हैं। 4 लाख नए मामले पूरे भारत में, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल का। ये गणितीय अनुमान जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में पीक गुजर गया है, महाराष्ट्र में पीक आएगा 19 जनवरी को, उत्तर प्रदेश में भी उसी तारीख को, गुजरात में भी उसी तारीख को, हरियाणा में 20 जनवरी को, कर्नाटक में 23 जनवरी को, तमिलनाडु 25 जनवरी पीक आने की संभावना है। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के कह रहे हैं कि लगभग पीक से निकल गया है दिल्ली, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या संक्रमण दर को अगर हम ध्यान में रखें तो डेली केसेस में हो सकता है कमी इसलिए आ रही हो क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं। अब लगभग हर घर में पहुंच गया है कोरोना। देखिए, एक दिन पहले नेहा जो संक्रमण दर थी वो 27% के आसपास थी, और जब कल 60,000 के आसपास टेस्ट हुए तो भी संक्रमण दर उतनी ही पाई गई थी। लेकिन उसके एक दिन पहले ये भी देखने के लिए मिला था कि कोरोना के जो मामले हैं वो कम थे। फिलहाल अगर हम आंकड़ों का आकलन करें तो महज 24 घंटे के भीतर जो एक्टिव मरीज हैं कोरोना के वो 3,500 कम हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या दिल्ली राहत की तरफ बढ़ रही है, ये भी देखना होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा गया कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि पहले आप 1 लाख टेस्ट कर रहे थे, अब आप 60 से 70 हजार के बीच टेस्ट कर रहे हैं, कम टेस्ट करने की वजह से दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको भी लक्षण होते हैं वो टेस्ट कराने के लिए जरूर पहुंचता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ICMR ने जो गाइडलाइन बदली है उसके बाद लोगों के टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार
आकलन करेगी आंकड़ों का नेहा अगले 3-4 दिनों तक, और देखना ये होगा कि अगर ये पीक गुजर चुकी है और आंकड़े लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में अब कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों में संक्रमण दर क्या दर्ज होती है और क्या इसी तरीके से जो एक्टिव मरीज की संख्या है वो कम होती है या नहीं। ठीक है, दिल्ली में मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी लगातार यही कह रहे हैं कि अब जो पीक है वो गुजर गया है। मुंबई से मेरे सहयोगी दिवेश सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, महाराष्ट्र का क्या हाल है? वहां पर पीक गुजर गया है, क्या अनुमान, क्या आकलन, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी, आपको बता दें जो आंकड़े कल शाम आए हैं कोविड टेस्ट के बाद, उससे ये लगता है कि कुछ संख्या कम हुई है, जबकि टेस्टिंग अभी भी उतनी ही की जा रही है जितनी पहले की जा रही थी। कल के दिन पिछले 24 घंटे में जो टेस्टिंग की गई है मुंबई में, उसकी संख्या है 57,534, जिसमें से केवल 7,895 केस पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी संख्या है अभी भी उस बात की पूरी पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है बीएमसी के पास या सरकार के पास। जो टेस्टिंग घर पर की जा रही है सेल्फ टेस्ट किट से की जा रही है। उसके लिए सरकार ने जरूर ये कहा है फार्मेसीज को और दवाइयां जो किट्स बेचने वाले हैं उनको कहा है कि आधार कार्ड लिया करें और जो भी कस्टमर सेल्फ टेस्ट किट खरीद कर ले जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन लिया करें। पर अभी भी जो टेस्टिंग की जा रही है और जिस संख्या अभी सामने आई है वो आरटीपीसीआर टेस्ट की है, जो लैब द्वारा या सरकारी अस्पतालों द्वारा या सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही है। नंबर काफी कम हुए हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे 20,000 से ज्यादा की संख्या आ रही थी पॉजिटिव केसेस की, अभी सिर्फ 7,895 आई है, जो कि काफी कम है पिछले हफ्ते के मुकाबले। इसके अलावा जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 14% पर है। 688 पेशेंट एडमिट हुए हैं अस्पतालों में और सिर्फ 15% बेड अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी के जो 85% बेड हैं अस्पतालों में वो अभी भी खाली हैं। पॉजिटिविटी रेट अभी काफी कम हुआ है। बीएमसी ने जो आंकड़ा रिलीज किया है कल शाम, उसके मुकाबले पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। तो ये कहा जा सकता है कि संख्या काफी कम हो रही है, पर आगे ये देखना होगा कि सेल्फ टेस्ट किट्स का क्या रिजल्ट आ रहा है, उनकी संख्या कितनी है, उस सेल्फ टेस्ट किट्स द्वारा कितने लोग पॉजिटिव आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रसिद्ध कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज की, जो हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने देर रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में ही हुआ था। बिरजू महाराज का असली नाम पंडित बृज मोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज ने देवदास, 1.5 इश्कियां, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। से उनका मैक्स साकेत से इलाज चल रहा था और क्योंकि हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज थे उनको, तो उनको डायलिसिस पे डाला गया और ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक भी थे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट ही आया था, क्योंकि एकदम से सांस लेने में उनको उलझन हुई और फिर प्राण निकल गए उनके। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा लग नहीं रहा, आंखों के सामने देखा कि वो गए। अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं रिएक्ट करूं। लेकिन जो प्रभु की इच्छा है, और वो खुद भी यही चाहते थे कि जितने भी दर्शक हैं उन सब लोगों ने महाराज जी को हमेशा रंगमंच पर नाचते ही देखा है और वही एक भूमिका उनकी बनी रहे, यही इच्छा थी उनकी आखिरी।
बात अब अलवर में मासूम से दरिंदगी मामले की करेंगे, जिसमें आखिर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। अब सीबीआई इस सच का पता लगाएगी कि क्या मासूम मूक बधिर बच्ची के साथ दरिंदगी किसने की थी। लेकिन गहलोत की पुलिस 5 रोज बाद भी दरिंदों का कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई। अलवर में ठीक से बोलने समझने से लाचार एक मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, उस पर सियासी भूचाल आ गया है। आखिर गहलोत सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले करनी पड़ी है। रविवार को हाई लेवल मीटिंग के बाद आखिर सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश का फैसला करना पड़ा। सरकार और पुलिस अब तक रेप की बात से इनकार कर रहे हैं। सच क्या है ये तो सीबीआई पता लगाएगी, लेकिन मासूम को इंसाफ दिलाने की रफ्तार बेहद धीमी है। 5 रोज बाद भी दरिंदों का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस दोषियों के करीब पहुंच चुकी है। बच्ची को सुनाई तो देता है, बोलने में दिक्कत है, जो उन्होंने मदर फादर ने मुझे बताया। और ये जो घटना है इसमें मेडिकल रिपोर्ट सारी आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने खुद ने, सुप्रिटेंडेंट है ऑपरेशन में, ये खुद थे, सारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये तय बात है, अब वो किस कारण से चोटें लगी हो, सच्चाई सामने आएगी। जो भी यदि उसके कारण के लिए जिम्मेदार है तो चाहे पाताल में छुप जाए, बचेगा नहीं। लेकिन ये सब मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की जांच से क्लियर होगा। खुद चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि खुद होम मिनिस्टर हैं वो। हालांकि इस कथित रेप कांड को लेकर कांग्रेस के नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा। नोएडा में कैंपेन कर रहे छत्तीसगढ़ के सीएम से ये सवाल किया गया तो देखिए उनके क्या तेवर थे। इसी कैंपेन से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जिस तरह से उन्नाव में चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि दूसरे प्रदेश में हो रहा है? तो जहाँ चुनाव हो रहा है उसकी बात करिए। सर अलवर पे क्या कहना चाहेंगे आप? जाएंगे अलवर? चलिए। हाँ जी सर, अलवर पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जहाँ घटना घटी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ हम खड़े हैं, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी। इन मामलों को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कह रहे हैं कि सरकार को जनमत के दबाव में झुककर सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी, तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए घिनौना प्रचार कर रही है। ये निंदनीय है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक मासूम को इंसाफ मिलना ही चाहिए। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।